नमस्कार, आज है 22 मार्च, दिन बुधवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। कुमार मंगलम बिरला हुए पद्म भूषण से सम्मानित। व्यापार जगत में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को मिला मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान। उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने किया सम्मान ग्रहण। देश में अब 6G लाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बोले ये डिकेड भारत का टेकेड है। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को झटका। ईडी केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेजा। सीबीआई केस में भी 3 अप्रैल तक जेल में हैं सिसोदिया। कल दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के आवास पर विपक्षी नेताओं की अहम बैठक। राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रण। अमृतपाल को वीजा कार्ड से लेकर मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने वाले 4 मददगार गिरफ्तार। चारों के खिलाफ एफआईआर कराई गई दर्ज। अमृतपाल की पत्नी से भी की गई पूछताछ। और लंदन में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन के बाद एक्शन। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने बैरिकेड हटाए गए। लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी 35 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 17,150 के पार बंद। फार्मा, इंश्योरेंस, सरकारी बैंक और एनबीएफसीज में सबसे ज्यादा तेजी। वेल्थ क्रिएटर बसंत माहेश्वरी ने अनिल सिंघवी से खास बातचीत में दिए वेल्थ क्रिएशन के मंत्र। बैंक, एनबीएफसीज और कंज्यूमर्स शेयरों के साथ ग्रोथ वाले सेक्टर्स में निवेश से बनेगी वेल्थ। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक पूरे खबरों का फ्लो देख लेते हैं। दिन भर की टॉप लाइन हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की स्थिति और हेल्थ सेक्टर की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण सहित आईसीएमआर के राजीव बहल, नीति आयोग के वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1134 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। पंजाब के भगोड़े अमृतपाल की तलाश में पुलिस का ऑपरेशन आज 5वें दिन भी जारी रहा। जिस बाइक से वो भागा था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया। बाइक जालंधर के करीब 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके में लावारिस हालत में मिली। उधर पुलिस ने आज करीब 12 बजे अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल की मां से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी सवाल जवाब किए। अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर एनआरआई हैं और वो बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर भी हैं। किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाती हैं। वो ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने ब्रिटेन हाई कमीशन के सामने लगे एक्स्ट्रा बैरिकेड्स को हटा दिया है। पुलिस ने कहा कि हाई कमीशन की ओर जाने वाले रास्ते में लगे एक्स्ट्रा बैरिकेड्स अड़चन पैदा कर रहे थे। हाई कमीशन के बाहर लगी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुलिस का ये एक्शन लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर खालिस्तानी प्रदर्शन के बाद हुआ है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा कि यह सुरक्षा का मामला है और इस पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस संबंध में 100 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। पुलिस के मुताबिक पोस्टर्स पर प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल्स नहीं थी। ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन से भी पोस्टर सीज किए गए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि दिल्ली में 50,000 पोस्टर लगाने की योजना थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक का नाम अंकित मिश्रा है।
उसने व्हाट्सएप के जरिए नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी है। गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से बिहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक ने नीतीश कुमार को धमकी क्यों दी, वो कहां का रहने वाला है, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। दिल्ली शराब नीति मामले में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने आज 5 दिनों के रिमांड खत्म होने के बाद सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में सिसोदिया जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबों की मांग करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो जो किताब चाहते हैं उन्हें दी जाएगी। तो रेलवे ने AC3 इकोनॉमी क्लास का किराया घटा दिया है, यानी अब ट्रेन के AC3 इकोनॉमी कोच में सफर करना फिर से सस्ता हो गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला किया गया है। साथ ही बेडिंग रोल की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। फैसले के तहत ऑनलाइन और काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को प्री बुक की टिकट का अतिरिक्त पैसा वापस किया जाएगा। AC3 सेवा के मुकाबले AC3 इकोनॉमी क्लास का किराया 6 से 7% कम रहेगा। भारतीय सेना करीब 50 साल बाद अपने राशन में मोटे अनाज को शामिल करेगी। सेना ने देसी अनाज को अपने खान पान में शामिल करने का फैसला किया है। करीब 50 वर्ष पहले इसे बंद कर दिया गया था और इसकी जगह पर गेहूं और आटे का उपयोग किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक साल 2023-24 से शुरू होने वाले सैनिकों के राशन में कुल अनाज का 25% मोटे अनाज की खरीद रहेगी। मोटे अनाज की खरीद के तहत बाजरा, ज्वार, रागी को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली में आज शाम 4:42 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटका 2.7 तीव्रता का था। इससे पहले दिल्ली में मंगलवार की रात भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र से 6.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद मंगलवार रात दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए थे। एक अधिकारी के मुताबिक भूकंप के ठीक बाद जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मोबाइल सेवा बाधित हो गई। भूकंप मंगलवार रात 10:17 पर आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। आज देश के लिए, उद्योग जगत के लिए खास दिन है। ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े 2 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म सम्मान से नवाजा। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रेड और इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। दिलचस्प बात यह है कि बिरला खानदान में कुमार मंगलम बिरला पद्म सम्मान पाने वाले चौथे सदस्य हैं। देश के नामी बिजनेसमैन और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को आज पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान ट्रेड और इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला अपने परिवार के चौथे सदस्य हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2011 में इनकी माताजी राजश्री बिरला को और 2006 में इनके दादाजी गंगा प्रसाद बिरला को पद्म भूषण मिला था। हालांकि इन दोनों लोगों को समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके परदादा GD बिरला को 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1967 में जन्मे कुमार मंगलम बिरला ने महज 28 साल की उम्र में आदित्य बिरला ग्रुप की कमान संभाल ली थी। जब इन्होंने काम संभाला तब ग्रुप का टर्नओवर सिर्फ $2 अरब था। आज ये बढ़कर $60 अरब हो गया है। इनके ग्रुप में हिंडाल्को, अल्ट्राट्रैक, ग्रासिम और आदित्य बिरला फैशन प्रमुख कंपनियां हैं। बिजनेस के अलावा बिरला ग्रुप समाज कल्याण के कामों में भी शामिल है। आदित्य बिरला फाउंडेशन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का काम करती है। ये फाउंडेशन 45 स्कूलों और 18 अस्पतालों को संचालित करती है। समूह की समाज सेवा के कामों को कुमार मंगलम बिरला की माताजी राजश्री बिरला संचालित करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिग बुल के नाम से मशहूर स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला को भी मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। श्री राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग, उनकी पत्नी श्रीमती रेखा झुनझुनवाला। शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को ट्रेड और इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश झुंझुनवाला ने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपए से निवेश शुरू किया था और जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तब उनकी संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए थी। 1960 में जन्मे झुंझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। वो भी वॉरेन बफेट की तरह ज्यादातर निवेश लंबी अवधि के लिए किया करते थे। टाइटन में उन्होंने 2003 में सिर्फ 3 रुपए प्रति शेयर के भाव पर निवेश किया। आज उनके निवेश की वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है। राकेश झुंझुनवाला ने करीब 500 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से आकाशा एयरलाइंस भी शुरू की थी, जिसकी कमर्शियल उड़ान उनकी मृत्यु के बाद शुरू हुई। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के भी वो प्रमोटर रहे हैं। उनके परिवार के पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स, क्रिसिल, फोर्टिस हेल्थ केयर, इंडियन होटल्स, कैनरा बैंक, नजारा टेक्नोलॉजी, टाटा कम्युनिकेशन और रैलीज इंडिया प्रमुख हैं। राकेश झुंझुनवाला समाज कल्याण के कामों पर भी जमकर खर्च करते थे। वो अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में थे। फ्रेंड्स फॉर ट्राइबल सोसाइटी और अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन को भी अनुदान देते रहे थे। अब भी इन संस्थाओं को ग्रुप के CSR फंड से अनुदान मिलता रहता है। राकेश झुंझुनवाला की मृत्यु के बाद रेखा झुंझुनवाला रेयर एंटरप्राइजेस का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। बैंकिंग संकट से गुजर रहे अमेरिका में आज फेड की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक का नतीजा भारतीय समय अनुसार देर रात को आएगा। इस बैठक में जो भी नतीजा निकलेगा उसका सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर फेड की बैठक पर रहेगी। खबरों के मुताबिक फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की नजर उनकी कमेंट्री पर भी रहने वाली है। दुनिया ये जानना चाहती है कि जेरोम पॉवेल महंगाई, ग्रोथ और बैंकिंग संकट को लेकर क्या राय रखते हैं। पॉवेल के बयान से पहले यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा। हालांकि पिछले 10 से 12 दिनों के भीतर फाइनेंशियल मार्केट ने जो कुछ भी देखा है उसके बाद फिजा बदल सी गई है। ऐसे में ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही है। अगर आज यूएस फेड ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी करता है तो अमेरिका में एक के बाद एक बैंक भरभरा कर गिरने लगेंगे। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बैंकिंग संकट की जड़ प्रमुख ब्याज दरों में हुआ इजाफा ही तो माना जा रहा है। महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक यूएस फेड लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं वित्तीय संकट से जूझ रहे अमेरिकी बैंकों की तो इस फैसले पर जान अटकी हुई है। अमेरिका में ऐसे 186 बैंक हैं जो खतरे के निशान पर हैं और अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई तो यह माना जा रहा है कि कई बैंक संकट में आ सकते हैं। टेक स्टार्टअप्स में निवेश करने वाला अमेरिका का बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ 48 घंटों में किस तरह से डूब गया ये आपने देखा। इसके बाद सिग्नेचर बैंक की क्या हालत हुई ये भी सबने देखी। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक गिरते गिरते बचा। अमेरिका का बैंकिंग संकट यूरोप में भी पहुंच गया। क्रेडिट स्विस को यूबीएस के पास जाकर शरण लेनी पड़ी। हालांकि अमेरिकी और स्विट्जरलैंड की सरकारों के एक्शन में आने के बाद से बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी स्थिरता दिख रही है, लेकिन इसका असर मंगलवार को हांगकांग से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क तक शेयर बाजारों में भी दिखा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बाजार में बढ़त के साथ क्या बैंकिंग संकट खत्म हो गया है? सिलिकॉन वैली के पतन के बाद दुनिया पहली बार फेड को सुनेगी। ऐसा माना जा रहा है कि फेड के सामने अब भी महंगाई एक मुख्य मुद्दा है, लेकिन मौजूदा बैंकिंग संकट को देखते हुए फेड इस बार ब्याज दरों को नहीं बढ़ाने का फैसला भी ले सकता है। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों ने इस हफ्ते अनुमान जाहिर किया था कि फेड दरों को यथावत रख सकता है। कुल मिलाकर कहें तो फेड की बैठक में ब्याज दरों को लेकर जो भी फैसला आएगा वो ताजा संकट को ध्यान में रखकर जरूर होगा। स्वाभाविक रूप से यह भी होगा। अमेरिका में महंगाई की अगर बात करें तो मई 2020 में हल्की इसमें कमी आई थी, लेकिन जनवरी में यह दोबारा अपने हाई लेवल के करीब पहुंच गई। फिर फरवरी में अमेरिका में महंगाई दर 6% के करीब रही है। अब सवाल यह है कि फेड की आज की कमेंट्री किस तरह की रहेगी। क्या वाकई में जिस तरह के अनुमान जाहिर किए जा रहे हैं ब्याज में बढ़ोतरी की, क्या उन्हीं अनुमानों पर के आधार पर ही आज हमें नतीजे दिखाई देंगे? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान अजय बग्गा सर,
जो कि चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर अजय बग्गा हमारे शो पर आपका। बग्गा सर, हम देख रहे हैं कि हर तरफ कुछ कुछ क्लैरिटी तो है लेकिन उहापोह की स्थिति बड़ी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आज? दीपक जी, आज 25 बेसिस पॉइंट का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे और अपने वक्तव्य में यही कहेंगे कि देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी का भी हमारा टारगेट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम सरकार के साथ मिलके, बैंकों के साथ मिलके जरूर उसको एड्रेस कर रहे हैं और प्राइस स्टेबिलिटी का जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए आज हमने रेट बढ़ाए हैं। बट इससे अहम रहेगा, दिसंबर में पिछली बारी इन्होंने आखिरी अपना डॉट प्लॉट बनाया था जो कि एक सूचांक होता है कि कहाँ तक रेट बढ़ेंगे, कैसे वो रेट्स को बढ़ते देखते हैं। वो बहुत अहम रहेगा क्योंकि इस बैठक में वो नया डॉट प्लॉट जारी करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा जीडीपी ग्रोथ पे क्या नजरिया है, इन्फ्लेशन पे क्या नजरिया है और सबसे अहम बात, इंटरेस्ट रेट कहाँ वो जाते देख रहे हैं। मार्केट तो ये अंदेशा लगा के बैठा है कि जून में ही एक रेट कट आ जाएगा और आज का रेट हाइक आखिरी रेट हाइक है इस साइकिल का। जून से रेट कटने लग जाएंगे और दिसंबर तक 1% रेट गिर सकते हैं। तो देखते हैं उनका क्या विचार रहता है। अभी तक उनका ऑफिशियल विचार यही था कि 2024 तक कोई रेट कट नहीं है, तो क्या उसमें बदलाव आता है और क्या वो कहते हैं, ये बहुत अहम बात रहेगी दीपक जी। एब्सोल्युटली सर। और जो आपकी जो प्रेडिक्शन है, अगर उन्हीं कोई अभी के मानक मान के चले 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी और जिस तरह की कमेंट्री आप बात कर रहे हैं, अब हम सब जानते हैं कि बाजार जो है वो फैसलों से नहीं, कई बार कमेंट्री से ज्यादा डर जाते हैं। तो अगर ऐसी ही कमेंट्री रही जैसी आप बता रहे हैं, जैसी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर कल मार्केट्स कैसे रहेंगे सर? थोड़ा मार्केट को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर 25 होता है और टर्मिनल रेट दिसंबर के 5.11 से ज्यादा नहीं बढ़ता है तो मार्केट प्रोत्साहित होगा। अगर वो कहते हैं कि अभी भी हायर फॉर लॉन्गर है, 2024 तक हम कटौती नहीं देखते और ये रेट 5.5 तक जाएगा, ऐसा कुछ कहते हैं, तो फिर मार्केट गिर सकते हैं। तो काफी ये कांटे का है, बाइनरी आउटकम है आज के लिए। और एक बड़ी अच्छी रिसर्च निकली आज दीपक जी के वॉलेटिलिटी जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले 2 गवर्नर से कहीं ज्यादा रही है। तो एक तो होती है स्टेटमेंट जो आज 11:30 बजे आज रात को आएगी, आधे घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मार्केट मूविंग रही है इनकी। तो कुछ ऐसे कारण भी रहे हैं, कोविड के दरमियान ये बैठे रहे, यूक्रेन के दरमियान, और फिर इन्फ्लेशन इतनी बड़ी और 12 महीने में 40 साल बाद इतना तेजी से रेट हाइक हुआ है। तो इनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज भी देखते हैं कि किस तरह की चाल रहती है, वोलेटाइल रहती है या कुछ और दिशा पकड़ती है। अब सर थोड़ा सा महंगाई पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो तो लगभग फ्लैट रहे, लेकिन आज जो ब्रिटेन के आंकड़े आए हैं सर वो डबल डिजिट में तो हैं ही, साथ ही साथ में आधा % और बढ़ गए हैं। अब इधर फेड का फैसला, पावेल साहब की कमेंट्री, उधर ब्रिटेन के महंगाई का बढ़ना, अब ये कौन सी दिशा दे रहा है सर ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें? दिशा यही देगा कि सेंट्रल बैंक्स कहेंगे, जैसे ईसीबी ने पिछले हफ्ते कहा था जब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए कि प्राइस स्टेबिलिटी अभी भी हमें और काम करना है। तो हो सकता है ये उसको पकड़ के फिर बोलें कि लेबर मार्केट टाइट है, इन्फ्लेशन अभी भी हमारे टारगेट से बहुत ऊंचा है, हमारा टारगेट 2% है, इन्फ्लेशन 5.5 चल रहा है जो कोर इन्फ्लेशन है, तो इसलिए अभी हमें रेट बढ़ा के रखने पड़ेंगे। और ये तो लगभग तय हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो बैठक है कल, आज सवेरे 60% प्रोबेबिलिटी थी कि कल पॉज कर जाएंगे, बट आज का जो इन्फ्लेशन आंकड़ा आया बैंक ऑफ इंग्लैंड का, उससे उनको रेट कल 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। लगभग ये तय हो गया। स्विस बैंक भी कल मिल रहा है दीपक जी, वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की पूरी उम्मीद है कल। तो इन्फ्लेशन पे मुहिम जारी है सेंट्रल बैंक्स की,
और यही मार्केट को थोड़ा विचलित कर सकता है। अगर आज हॉकिश बन के आए पावेल तो मार्केट काफी विचलित हो सकते हैं उससे। और ये मार्केट्स का ये जो विचलित होना है, इसकी अवधि क्या रहेगी सर? ग्लोबल आर्थिक संकट अगर हम कहें कि थोड़ा सा गहराता हुआ, पहले तो थोड़ा सा यही क्लैरिटी दे दीजिए सर कि कोई आर्थिक संकट बड़ा कोई दिखाई दे रहा है आपको निकट भविष्य में, और अगर दिखाई दे रहा है तो फिर कितना लंबा चलेगा ये? देखिए, ये एटलांटा फेड इनका है, 12 जो फेड है उसमें से एटलांटा का जो फेड है वो जीडीपी नाउ करके एक नंबर निकालता है कि इस तिमाही का नंबर कैसे चल रहा है अमेरिका का। पिछला जो नंबर 16 मार्च को उनका निकला है 3.2% पहले क्वार्टर में, तो बहुत दृढ़ ग्रोथ है अमेरिका की। और काफी सेक्टर्स देखें, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ है। अब यह है कि बैंकिंग का संकीर्ण होने से हो सकता है कि क्रेडिट आउटफ्लो आगे जाके कम हो जाए, बट अगले 3 महीने तो हमें आर्थिक संकट नहीं दिख रहा। एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से ये रुकेगी इकोनॉमी। 3.2 अगर पहले क्वार्टर में बढ़ती है तो मंदी में आते आते 6 से 9 महीने लग जाते हैं। तो अब जैसे गोल्डमैन ने कहा है कि 35% प्रोबेबिलिटी है इस साल में अमेरिका में रिसेशन की, और पहले वो 25% कह रहे थे बैंकिंग क्राइसिस से पहले। बट कंडीशंस काफी ईज हुई हैं पिछले 2 हफ्ते में। जो मेजर्स लिए गए हैं और जो जैनेट एलन ने कल रात को बयान दिया उनकी कांग्रेस के सामने कि और मेजर्स वो इजाज़ करेंगे डिपॉजिटर्स को पूरा रीअश्योरेंस देने के लिए, तो उससे हो सकता है कि कंडीशंस फिर से ठीक हो जाएं बैंकिंग की। तो ये भी हो सकता है कि सॉफ्ट लैंडिंग करके निकल जाए इस साल। बट थोड़ा सा 1/3 मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी जरूर है कि इस साल में अमेरिका में रिसेशन आए। ओके सर, अब आखिरी सवाल सर मेरा इंडियन मार्केट से जुड़ा हुआ। कहा यह भी जा रहा है सर कि जो इंडियन मार्केट है वो ग्लोबल उठापटकों से डीकपल हो चुके हैं, और हमने देखा कि जिन कारणों से महंगाई थी उनमें ज़्यादातर कारण तो बने हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जो क्रूड का सस्ता होना, और कहा यह जाता है कि क्रूड का गिरना भारत के लिए हमेशा से फायदेमंद रहता है, एक कुशन देता है अगर मंदी की कोई आशंका है। तो आप भारतीय मार्केट को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं? इंडियन मार्केट पर और इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा सर? देखिए, वो क्वेश्चन तब आता है जब पास ऑन होता है। अभी आम नागरिक को तो पास ऑन नहीं हो रहा, इंडस्ट्री को ये पास ऑन नहीं हो रहा। जितनी तेल की गिरावट आई है वो रिफाइनर्स के जेब में ही जा रहा है या सरकारी टैक्स के तौर पे जा रहा है। तो आपको $75 का अभी फायदा नहीं मिल रहा है, ना इन्फ्लेशन के तौर पे, ना हाउस होल्ड्स के पास और पैसा आने के, या इंडस्ट्री का मार्जिन बढ़ने के तौर पे। तीनों जगह अभी तो हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, जो सीधा प्रोडक्ट्स खरीदती हैं जैसे पेंट कंपनी हो गई, टायर कंपनीज हो गई, उनके मार्जिन में जरूर इजाफा होना चाहिए। तो तेल कम होना भारत के लिए अच्छा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होता है। बट तेल कब कम होता है? जब दुनिया भर में इकोनॉमिक मंदी है, स्लो डाउन है। वो स्लो डाउन आपके एक्सपोर्ट्स को खाता है, एक्सपोर्ट्स नीचे जाते हैं तो थोड़ी मंदी आपकी इकोनॉमी में भी आ जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी डोमेस्टिक जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस रखिए। जो इंटरनेशनली लिंक्ड सेक्टर्स हैं वो में भी 1 साल लग सकता है उभरने के लिए, वापस आने के लिए। डिमांड थोड़ा और गिरेंगे तो अच्छे हो जाएंगे वैल्यूएशन वाइज। अभी डोमेस्टिकली फोकस्ड रहना ही बेहतर है, और हम डीकपल्ड नहीं है। बाहर के मार्केट गिरे तो हमारे मार्केट भी गिरेंगे, चाहे हमारी इकोनॉमी बहुत डोमेस्टिक है। 60% हिंदुस्तानियों के कंजम्पशन की इकोनॉमी है ये, तो ज़्यादातर हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से ये इकोनॉमी चलती है। बहुत बड़ा तबका इसमें सरकारी खर्च भी है, तो वो दोनों तो काफ़ी दृढ़ रहेंगे पिलर्स, एंड वो इकोनॉमी को गिरने नहीं देगा। 7% की जगह 6%, 5.5% ग्रो कर देंगे, बट नेगेटिव नहीं आती हमारी इकोनॉमी इतनी आसानी से, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी है। थैंक यू सो मच सर। आपकी भाषा और आपके विश्लेषण का जो प्रवाह होता है उसमें हमेशा जो भी हम टॉपिक लाते हैं उसमें क्लैरिटी मिल जाती है, वही आज भी हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो आज वर्ल्ड वाटर डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। जरा सोचिए, अगर आपको किसी दिन पानी ना मिले तो क्या होगा। ये कल्पना मात्र है आज के लिए। हो सकता है आप ये सोचें कि ऐसी कल्पना आखिर क्यों की जाए, हमारे आसपास तो सब ठीक ठाक है। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, अनुमान ये है, या अनुमान न कहें, इसे आशंका अगर कहें, आशंका ये है कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आने वाला है जिस दिन वाकई में आप सुबह उठेंगे और आपके पास जो आज मौजूद पानी है वो संभवतः न हो। जिस तरह से पानी दुनिया भर में ख़त्म हो रहा है तेज़ी से, या पानी की बर्बादी हो रही है, वो कम से कम इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। और इसीलिए आज हमने जो अपना विषय रखा है वो यही रखा है कि बचाओ पानी वरना ख़त्म कहानी। मानवता की जिस कहानी की अवधारणा की पृष्ठभूमि में पानी एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व रहा है, उसी पानी की कमी के कारण मानव की जो संपूर्ण जाति है वो खात्मे के कगार पर आ सकती है। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रही। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दूषित पानी पीने से हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और यही नहीं, शुद्ध पानी नहीं मिलने की वजह से लगभग 7.5 करोड़ लोगों की उम्र घट जा रही है। हर चौथा इंसान साफ पानी पीने से दूर है, जबकि लगभग हर दूसरा इंसान साफ सफाई से दूर है। अब साफ सफाई का मतलब यही है कि पानी की कमी की वजह से जो साफ सफाई होती है उससे वो महरूम रह रहा है, पानी की कमी की वजह से। पानी की समस्या ऐसी है कि हर 44% घरों में, पूरी जितने भी दुनिया के उपलब्ध हाउस होल्ड्स हैं उनमें 44% घरों में साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, पिछले 100 सालों में 50% खेती की नमी जो है वो सूख गई है, अगर आप 1900 से अब तक के डेटा देखें तो। यानी कि खेती लायक जितनी नमी चाहिए वो भी नहीं बची है। लगभग 50% इसमें कमी आ गई है। तो हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है आप समझ सकते हैं। एक तरफ पानी की किल्लत हो रही है तो दूसरी तरफ डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोजेक्शंस हैं उनके मुताबिक साल 2050 तक जो मौजूदा डिमांड है पानी की, उसमें 55% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब एक तरफ पानी घट रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो फिर हम किस त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि हमें विकास भी चाहिए और बहुत सारी दुनिया के देश मैन्युफैक्चरिंग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है वो बीते कुछ सालों में 400% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये भी जान लीजिए कि पानी का 72% इस्तेमाल जो हो रहा है वो खेती में हो रहा है। यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे इस्तेमाल कहाँ हो रहा है तो 72% इस्तेमाल खेती में हो रहा है। घरों के लिए जो बचता है वो 16% बचता है, और इंडस्ट्री में जो पानी जा रहा है वो 12% उसमें इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि खेती और इंडस्ट्री के लिए हमें एक बहुत बड़े हिस्से की आवश्यकता है जो मौजूदा उपलब्ध पानी है। अब जरा ये देखें कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को अगर आप देखें बीते कुछ सालों में, और 2001 से अगर हम तुलना करें आज की और थोड़ा सा आगे की भी अगर प्रोजेक्शंस देखें, तो आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2001 में प्रति व्यक्ति आधार पर जो सालाना पानी की उपलब्धता थी वो करीब 1816 क्यूबिक मीटर थी। अब 2011 में ये घटकर रह गई 1545। 2021 में ये और घटी है, 1486 क्यूबिक मीटर पर रह गई, और अब अंदेशा ये है कि 2031 तक ये प्रति व्यक्ति 1367 क्यूबिक मीटर पानी ही उपलब्ध रह पाएगा। यानी कि एक तरफ हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जो पानी की उपलब्धता है ये लगातार कम हो रही है। हमने वैश्विक परिदृश्य आपको बताया, और जो क्यूबिक मीटर में जो हमने पानी के जो आंकड़े दिए उपलब्धता के, ये हमने भारत के आंकड़े दिए। तो भारत में ज़बरदस्त किल्लत आ सकती है, और इसके अलावा जो दूसरे डेटा हैं वो भी काफ़ी डराते हैं। एक मोटा अनुमान अगर हम देखें तो भारत में जिस रफ्तार से पानी घट रहा है उसकी दर अगर आप देखें तो हर साल 3 सेंटीमीटर पानी का भंडार कम हो रहा है। यानी कि जो उपलब्ध पानी है हमारा वो 3 सेंटीमीटर कम हो रहा है हर साल। तो आप स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज विश्व जल दिवस पर क्या करने की आवश्यकता है, किस दिशा की ओर हमें जाना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदिरा खुराना, जो कि चेयरपर्सन है इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन काउंसिल,
और कमिश्नर हैं पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्रॉट एंड फ्लड की। डॉक्टर इंदिरा खुराना, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। मैम, कुछ डेटा हमने जो दिए हैं वो हमने यूएन और जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो डेटा आते हैं हमारे, उनके आधार पर जो फैक्ट्स हैं हमने वो रखे। लेकिन एक मोटी मोटी राय, आम राय, खासतौर से आप जैसे लोग जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनमें ये है कि ये आंकड़े महज एक मोटी तस्वीर पेश करते हैं, जबकि यथास्थिति, जो असली स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, वो इससे भी भयावह है। तो जल संकट की मौजूदा स्थिति क्या है मैम? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और आपने जो हम सब के सामने जो आपने डेटा प्रेजेंट किया, और आपने कहा कि यूनाइटेड, ज़्यादातर ये फिगर्स, आंकड़े यूनाइटेड नेशंस के हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है, और वो 47 साल के बाद। तो पहला जो हुआ ये 47 साल के पहले हुआ, और इतने साल लगे यूनाइटेड नेशंस को एक पानी पे फोकस करके एक दोबारा कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी टॉप 5 चैलेंजेस में वाटर स्कैर्सिटी को अपने, जो इनकी मीटिंग होती है डावोस में, 2-3 साल पहले उन्होंने ये सामने रखा। स्थिति वाकई चिंताजनक है। पर मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ जी। एक तो मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहती हूँ, और दूसरा जो ये सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़ों ने जो हम लास्ट 4-5 साल से जलवायु परिवर्तन के कारण जो इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़े हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, चाहे वो तूफान हो, उसका रिश्ता पानी के साथ क्या है, उसको कैसे हम समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगी। जी हाँ, ज़रूर मैम। तो अगर आप देखें जो, जी, तो आपने जो आंकड़े दिए, अगर हम पूरे विश्व का मैप देखें तो पूरे विश्व में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं होगा जहाँ पे पिछले 2-3 साल में बाढ़ भी बढ़ी हो और सुखाड़ भी बढ़ा हो। और अगर हम अपने देश भारत को देखें तो टॉप 5 कंट्रीज़ एट रिस्क सुखाड़ के लिए हमारा देश है। सबसे ज़्यादा लोग जो बाढ़ से अफेक्टेड होंगे वो भी टॉप 5 में हमारा देश है। तो ये जलवायु परिवर्तन का एक जो अलग से एक और लेयर हमारे सामने आया है, उसके बारे में हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अफसोस होता है कि जो बारिश गिरती है इस धरती पे, जो हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है, उसी को हम बोलते हैं कि वही कारण है कि जो हमारी वाटर स्कैर्सिटी या फ्लडिंग हो रही है। उदाहरण के तौर पे अगर पानी बहुत ज़्यादा कम टाइम पे गिरा तो हम बोलते हैं बारिश बहुत ज़्यादा गिरी और इसलिए बाढ़ आ गई। अगर बरसात नहीं बरसी तो हम बोलते हैं कि सुखाड़ आ गया। और जैसे हमारा देश है, इस देश में तो इंडिजिनस नॉलेज बहुत है इस पानी को उसका संग्रह करने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये जो क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन का एक एडिशनल चैलेंज आया है, उसकी तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस 47 साल बाद एक वाटर कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वैसे ही आपको जान के हैरानगी होगी कि जो लास्ट ईयर क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई इजिप्ट में, 27 साल बाद जो उनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन है उसमें पानी आया कि पानी को अडेप्टेशन के लिए और जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, इकोसिस्टम है, उसको रिस्टोर करने के लिए हम पानी को ठीक से संभालना चाहिए। बिल्कुल मैम। अब मैं आपकी जो आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूं मैम अभी तक, अब उसमें 2-3 चीजों के मुझे परिदृश्य नजर आ रहे हैं। एक, पहला जो हमारी खपत है वो तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से हम विकास की जो ये जो दौड़ है इसमें हमको आगे बढ़ना है, हमको ट्रिलियंस में अपनी इकोनॉमीज को आगे बढ़ाना है, और स्वाभाविक रूप से ये होना भी चाहिए। एक इंसान के किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके सापेक्ष क्या हम संसाधनों को सहेज पाए हैं? प्रॉब्लम कहाँ है मैम? प्रॉब्लम क्या ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का दोहन, खासतौर से जल संसाधनों का दोहन, ये बड़ी समस्या आप मानते हैं? या जो आप बार बार जिस पर जोर दे रही हैं कि क्लाइमेट चेंज, हम देख रहे हैं कि मौसम का अतिरेकी रूप जो हम देख रहे हैं, बारिश की जगह अचानक से अतिवृष्टि हो जा रही है, बाढ़ आ जा रही है, और दूसरी तरफ
हल्की फुल्की पानी की कमी जहां होनी चाहिए थी या कम बारिश होनी चाहिए थी, वहां पर सुखाड़ आ रहा है। तो ये जो अतिरेकी चाल है मौसम की, ये बड़ी समस्या है मैम, या फिर संसाधनों का हम जो एक स्मार्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़ी समस्या आपको लग रहा है मैम? देखिए दीपक जी, ये दोनों चीज़ें जो आपने रखी, ये दोनों के कारण है। एक तो हम अपना पानी को ठीक से हमने ना उसको रिस्पेक्ट दिया, ना ठीक से उसको जो लव देना चाहिए वो दिया। हमने बस लेते गए और हमने ये नहीं सोचा कि सिर्फ लेना नहीं चाहिए, आप अपना बैंक अकाउंट देख लीजिए, हमको वापस डालना भी चाहिए। तो एक तो वो है। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन। तो जो सामने दृश्य आ रहा है वो ये है कि जो हमारी धरती है वो घायल है, वो ज़ख्मी है। और अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो सिर्फ नेट ज़ीरो से ये इसकी समस्या हल नहीं होगी। हमें नेचर को रिजुविनेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पानी सबसे ज़रूरी है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इस देश में अगर हम देखेंगे, हमारे इतने शायद 16 अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स है इस देश में, और जो हमारा इंडिजिनस विजडम था वो वहाँ की इकोलॉजी को देख के, बरसात को देख के, क्लाइमेट को देख के, उनका एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जिससे वो बारिश के पानी को रोकते थे, वो जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसको भरते थे और उससे अपना काम, उससे जो हमारे सरफेस वाटर है जैसे नदियां हैं उसमें भी पानी आता था और उसको लेके वो अपना पानी, अपनी ज़िंदगी चलाते थे। तो एक तो हमको ये जो भूजल है और जो सरफेस वाटर है उसका जो एक रिलेशन है दोनों के बीच में, उसको बरकरार रखना चाहिए। जैसे वो टूटा तो हमारे रिसोर्सेस घटेंगे। दूसरा, अगर हम ये बारिश के पानी को रोकें और उसको कंजर्व करें और नदियाँ को फ्लो करने दें, तो एक तरह तो हमको पानी मिलेगा और फिर जो पानी मिलेगा उसका जुडिशियस यूज़, मतलब ओवर यूज़ नहीं कि भाई पानी आ गया तो जो मर्जी उससे करो। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना पड़ेगा और ये हमने इस देश में किया है। हमारे पास 40-40 साल के पुराने उदाहरण हैं। ये तो जो सस्टेनेबल है, अभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो 2015 पे आए हैं, पर ये हमारे पास ऐसे इस देश में एग्जाम्पल है जहाँ पे पलायन हुआ, थोड़ा पानी उन्होंने संग्रह किया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया, खेती बढ़ी और खेती बढ़ के फिर लोग वापस अपने गांव आए और इससे जो और काम इतना अच्छा हुआ कि जब खेती हुई तो कार्बन का वो अब्जॉर्प्शन भी हुआ, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हुआ, फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन हुई तो छोटे छोटे बादल हुए जी। तो ये बादल से बड़े बड़े बादल आए, वहाँ पे बरसात हुई, लोगों ने ठीक से पानी यूज़ किया। और इस साल जो है हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये मुझे लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया क्योंकि ये पानी का यूज़ भी कम करते हैं, इसमें न्यूट्रिशन भी है, लोकल फूड सिक्योरिटी भी है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके अगर हम जाएं तो हम जो हमारे सामने आता है कुछ तो हम लोगों की पीड़ा उसकी बिल्कुल हमारी कम हो सकती है। आपने बड़ा आपने इसका उत्तर बड़ा मल्टी डायमेंशनल दिया और हमें लगता है कि समस्या का समाधान भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ये किसी एक नीति, किसी एक विभाग, किसी एक आयोग या एक मंत्रालय का इशू नहीं है कि जल संसाधन मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है जल का संरक्षण। ये हर तरफ से होगा, इसमें सारी मिनिस्ट्री को मल्टी मिनिस्ट्रियल एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। लेकिन मैम मेरा आखिरी सवाल जो है वो एक चिंता से जुड़ा हुआ है। जब मैं डेटा देखता हूँ और भारत सरकार के जो अनुमान है इसके मुताबिक भारत की जो टोटल 21 नदी घाटियां हैं, इनमें से 13 नदी घाटियों पर जबरदस्त स्ट्रेस है और इनमें से जो 5 नदी घाटियां हैं उनमें तो निरपेक्ष जल न्यूनता जिसे कहा जाता है कि 500 क्यूबिक मीटर से भी कम जो उपलब्धता है वो रह गई है। 5 नदी घाटियों में जल न्यूनता है, इसमें 1000 क्यूबिक मीटर से कम है और 3 में जल तनाव है जिसमें 1700 क्यूबिक मीटर हम कहते हैं कि उससे नीचे है। तो यानी कि 21 में से 13 में जबरदस्त दबाव है। तो हमारा भविष्य क्या होगा मैम? अब हम इधर उधर से तो पानी ला नहीं सकते हैं। मैं डेटा पढ़ रहा था कि दूसरे देशों के जल संसाधनों का, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में जल संसाधनों के बंटवारे का सिर्फ मैकेनिज्म दुनिया के 20-21 देशों में है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारे ऊपर तो डिपेंडेंट कुछ और देश भी हैं, तो हम कहां से पानी लाएंगे मैम?
तो ये देखिए, वाटर नोज नो बाउंड्रीज, वो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो भूजल है और जो सरफेस नदी का पानी है, अगर इन दोनों में रिश्ता सही रहेगा तो अगर हमारा ग्राउंड वाटर अद्भुत होगा तो वो बेस फ्लोज प्रोवाइड करेगा हमारी नदियों पे, और जब बरसात का मौसम आएगा तो बहुत पानी होगा तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा। तो ये एक अच्छा सा बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरा, जो नदी में इंक्रोचमेंट हुआ है उसको थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। अगर नदी को बहने देना चाहिए, जो लैंड नदी की है उसको नदी को वापस देना चाहिए ताकि वो अपने खुशी से वो बहे। तीसरा है, अगर हम कोई भी नदी लें तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी उप नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं जो बड़ी नदी में फीड करती हैं। अगर हम गंगा को ले लें, गोदावरी, कोई भी नदी आप ले लो, यमुना को ले लो, सो बहुत सी नदियाँ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तक हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी नदियाँ को अगर हम पुनर्जीवित करेंगे, जो थोड़ा सा आसान है क्योंकि वो लोगों के बिल्कुल पास है, उनके शहरों से जाती है, उनके गांव से जाती हैं, कनेक्शन ज़्यादा होता है, उनको पुनर्जीवित करने में थोड़ा आसान होता है। तो जैसे ये पुनर्जीवित होंगी तो हमारी वो अपना फ्लो बड़ी बड़ी नदियों में भी डालेंगी। बाकी जो नदी की सोर्स है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो पहाड़ हो, तो वहाँ पे भी जो सोर्स है नदी की, स्रोत है, उसको भी थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे इंक्रोचमेंट से बचना चाहिए, वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहिए ताकि जो भी बारिश गिरे या तो वो नदी में जाए और नदी हमारी बहे। तो ये 4-5 चीज़ें अगर हम कहें, और इस देश में एग्जाम्पल्स हैं, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में तो 13 नदी हैं जो पुनर्जीवित हुई हैं, और ऐसे इलाके हुए हैं दीपक जी, जैसे जहाँ के चंबल के डकैत थे, वहाँ पे उन्होंने पानी का काम शुरू किया, उन्होंने अपनी बंदूकें छोड़ी। कोई बंदूक, मतलब जो भी बंदूक उठाता है ज़्यादातर तो मजबूरी में ही होता है, क्योंकि परिवार भूखा है और कोई साधन नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, एक नदी के सूखने के इर्द गिर्द कितनी कहानियां बनती हैं, ये सब हमारे सामने हैं। आप प्राचीन काल से लेकर अब तक की देख लीजिए कि कितना आपने बिल्कुल दस्यु संकट कहा, डकैतों का संकट से आज की डेट में पलायन पर बड़ी बात हो रही है। तो इन सब की जड़ में रोजगार एक बड़ा इशू है, एनवायरमेंटल इश्यूज तो हैं ही। तो एक नदी के सूखने से, एक पानी के स्रोत के सूख जाने से क्या कुछ, किस तरह का इकोसिस्टम पनपता है हमारे यहाँ, किस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं, वो हमारे सामने है। लेकिन जैसा मैम ने कहा कि इन समस्याओं के बिल्कुल हमारे सामने इनके समाधान भी मौजूद है और उन समाधान के उदाहरण भी मौजूद हैं। थोड़ा सा हमें देखना होगा कि उन समाधानों की ओर कैसे जाया जाए और कितनी तेजी से आप समाधान की ओर जाएं। हमें लगता है वो मूर्त रूप तभी ले पाएगा जब एक कलेक्टिव एफर्ट्स हम सामने साथ में देखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इंदिरा खुराना मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आपने विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच मैम। राजस्थान सभी को इलाज की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसके तहत कोई भी हॉस्पिटल किसी मरीज के इलाज को लेकर नानुकुर नहीं कर सकेगा। आखिर क्या है राइट टू हेल्थ बिल, इसके किन प्रावधानों पर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का विरोध है और यह विरोध क्यों है और कितना आधार है इन विरोधों का, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना हो या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीब गुरबों तक इसका सीधा लाभ पहुंच रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान ने एक कदम आगे और बढ़ाया है, देश का पहला राज्य बन गया है। राइट टू हेल्थ के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी रोगी के इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले वाहन को भी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपातकालीन सेवाओं में इलाज का खर्चा अगर मरीज नहीं उठा पाता है तो राज्य सरकार की ओर से इसकी भरपाई की जाएगी। महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ राज्य के लोगों के इलाज को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। इमरजेंसी मेडिकल जांच, ट्रीटमेंट, हेल्थ रिकवरी जैसी सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं। सभी तरह के अस्पताल इसके दायरे में आएंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत ओपीडी, भर्ती किए गए रोगी, डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, दवाइयां, जांच, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन या एम्बुलेंस सुविधा और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का लाभ मिलेगा।
मरीज को बीमारी के नेचर, कारण, जांच, इलाज और इससे जुड़ी संभावित जटिलताओं के साथ संभावित खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना भी इमरजेंसी की हालत में बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर और ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य होंगे। वहीं अगर कोई मेडिको लीगल मामला है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इलाज करने के लिए पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलने को आधार नहीं बना सकेंगे। वहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है। सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए मरीज को पहले से ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ प्रोवाइडर से जांच, इलाज और दवा संबंधी पूरी जानकारी लेने का अधिकार मिलेगा। जाहिर है इससे दूसरे डॉक्टर के इलाज कराने में भी मदद मिलेगी। राइट टू हेल्थ कानून का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10,000 और इसके बाद 25,000 रुपए तक होगा। राइट टू हेल्थ से जुड़े मामलों की शिकायतें सुनने और अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी, जहां इससे जुड़ी शिकायतें की जा सकेंगी। अथॉरिटी के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसे में भले ही निजी अस्पतालों को संचालित करने वाले डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ नियम कायदे तर्क संगत ना हो, लेकिन इतना तो साफ है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर भारत में मंगलवार रात भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 रही। भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तराखंड, पंजाब में भी महसूस किए गए। उत्तर भारत में बीती रात आया ये भूकंप क्या किसी बड़े खतरे की चेतावनी है? देखिए इस रिपोर्ट में। तुर्की में भूकंप से तबाही की तस्वीरें दुनिया अभी भूली भी नहीं थी कि मंगलवार रात को आए भूकंप के तेज झटकों ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को हिलाकर रख दिया। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि लोग घबराहट में अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए। पहला झटका था वो बहुत कम था, जो दूसरा था थोड़ा सा हाई था और जो तीसरा था वो बहुत ज्यादा तेज था। पंखा अचानक हिलने लगा और काफी जोर का था। काफ़ी तेज फेल हुआ। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा था तो फिर फैन हिलने लगा और सोफे भी हिल रहे थे। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भूकंप के तेज झटके लगे। उत्तर भारत में यह भूकंप मंगलवार रात 10:17 पर आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। इस भूकंप का एपिसेंटर अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था। ये भूकंप जमीन में करीब 156 किलोमीटर की गहराई पर आया। वहीं पाकिस्तान में 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद दीवारों में दरारें पड़ गई। इस्लामाबाद में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि एक न्यूज चैनल का पूरा न्यूज रूम हिलता हुआ दिखा। यहाँ भूकंप के बाद 11 लोगों के मरने की खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में भूकंप से 2 लोगों की मौत हुई है। हिमालय और हिंदकुश का रेंज भारत में बड़े भूकंप की संभावना को जन्म देता है। ऐसा नहीं है ये भूकंप केवल भारत में बल्कि उन सभी जगहों पर आ सकता है जो हिमालय के आसपास हैं और इसका असर कई सौ किलोमीटर के बीच देखा जा सकता है। पृथ्वी क्यों हिल रही है? क्या ये मामूली सी हलचल है या किसी बड़ी तबाही की आहट? अफसोस, विज्ञान में इतनी तरक्की के बावजूद अब तक कोई ऐसा सॉलिड मैकेनिज्म नहीं है कि आने वाले भूकंप को रोका जा सके। अंतरिक्ष तक विज्ञान की रेंज में है, लेकिन जमीन में सैकड़ों किलोमीटर नीचे क्या चल रहा है, ये जानने में विज्ञान अब भी एक हद तक बेबस दिखता है। अगर वो एपिसेंटर अफगानिस्तान की जगह का भी भारत होता है तो क्या उस कंपन को झेलने के लिए यहाँ की दिल्ली से लेकर इस पूरे नॉर्थ रीजन की हमारे भारत में वो बिल्डिंगें क्या तैयार हैं, वो जगहें क्या तैयार हैं? ये भूकंप हमें चेता रहा है और हमें आज जागना होगा और चेतना होगा। वरुण भसीन, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।